मिर्जा साहब घर पर ही हैं। आ जाओ भैया, मगर ये चादरें जिस्म पर लपेट लो। उन्होंने चादरें अच्छी तरह से अपने जिस्मों के गिर्द लपेट लीं और आबादी के मकानों की तरफ चलने लगा। मिर्जा साहब का मकान आबादी के दूसरे किनारे पर खेतों के पास था। 2 मंजिला पुराने टाइट का मकान था। बाहर एक बकरी बंधी हुई थी। सहन में मुर्ख के बोलने की आवाज आ रही थी। अहमद अली ने शेर खान से कहा, मिर्जा साहब हमारी जमात के आदमी हैं, मगर ये राज सिवाय हमारे और किसी को मालूम नहीं। ऊपर से उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ वालों के साथ भी ताल्लुकात बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ हमें सही सूरत हाल मालूम हो जाएगी। मकान के एक नीम रोशन छोटे से कमरे में उथेड़ उम्र का एक सांवला सा आदमी चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। अहमद अली, रजब अली और शेर खान अंदर दाखिल हो गए। उस आदमी ने शेर खान की तरफ गौर से देखा। ये साहब कौन है अहमद अली? अहमद अली बोला, मिर्जा साहब अभी बताता हूँ। वो तीनों चारपाई के सामने रखे हुए मूंधों पर बैठ गए। उसके बाद अहमद अली ने मिर्जा साहब को शेर खान के बारे में बताया कि इनका नाम शकील मियाँ है और इन्होंने ही हमारी बहन को मंगलदास और बिहारी गुंडों के चुंगल से निकाल कर घर पहुंचाया था। मिर्जा साहब ने कहा, और बिहारी को किसने कत्ल किया था? अहमद अली ने कहा, इस बारे में शकील भाई ही कुछ रोशनी डाल सकते हैं। इनका कहना है कि बिहारी जंगल में भाग गया था। मिर्जा साहब ने शेर खान की तरफ देखा और कहा, शकील बेटा, जो हकीकत है बयान कर दो। यहाँ हम सब अपने ही खानदान के आदमी हैं। शेर खान समझ गया था कि इन लोगों को पता चल गया है कि उसने ही बिहारी का खून किया है। उनसे ये बात छुपाने की जरूरत नहीं थी। चुनाचे उसने कहा, हकीकत यही है मिर्जा साहब कि मैंने ही इस हिंदू गुंडे बिहारी को कत्ल किया है। अगर मैं उसे कत्ल न करता तो मेरे लिए हशमत बीबी की इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती। मिर्जा साहब ने हुक्के का लंबा कश लेकर कहा, तुम बहादुर और दलेर आदमी हो, मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। फिर उन्होंने अहमद अली की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, हशमत बेटी कहाँ है इस वक्त? अहमद अली ने कहा, उसे मैंने बॉबी के साथ स्टेशन पर भेज दिया है। वो किसी न किसी गाड़ी में बैठकर दिल्ली रवाना हो जाएगी। मिर्जा साहब बोले, ठीक किया। रज्जब अली कहने लगा, मंगलदास गुंडे ने हमारे खिलाफ बिहारी के कत्ल के इल्जाम में पर्चा दर्ज करवाया है। मिर्जा साहब बोले, पर्चा दर्ज करवाने से क्या होता है? उनके पास क्या सबूत है कि बिहारी को तुम में से किसी ने कत्ल किया है? अहमद अली ने कहा, मगर मिर्जा साहब, ये इन हिंदू गुंडों की हुकूमत है। राष्ट्रीय सेवक संघ हुकूमत पर छाई हुई है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मिर्जा साहब ने कश लेकर कहा, ठीक है, तुम लोग रूपोश हो जाओ, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। रज्जब अली ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि हमें मंगलदास का भी काम तमाम कर देना चाहिए। ये शख्स मुसलमानों का जानी दुश्मन और अम्बाले में RSS के गुंडों का लीडर है। मिर्जा साहब बोले, नहीं नहीं बरखुरदार, इस तरह हालात और ख़राब हो जाएंगे। हमें अक्ल से काम लेकर कोई कदम उठाना होगा। शेर खान खामोश बैठा उन लोगों की बातें सुन रहा था। जब मिर्जा साहब अपनी बात ख़त्म कर चुके तो उसने मिर्जा साहब से कहा, मेरा लुधियाने वापस जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ मेरा सारा कारोबार है। मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अहमद अली ने मिर्जा साहब से कहा, शकील भाई ठीक कर रहा है, इसने हमारे साथ नेकी की है। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ये भी किसी मुसीबत में फंस जाए। मिर्जा साहब ने कहा, तुम ठीक कहते हो। उसके बाद उन्होंने शेर खान की तरफ देखा और बोले, अजीज अमन, आज का दिन जहाँ गुजारो, रात को तुम्हें लुधियाने पहुँचाने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन तुम्हें अपना हुलिया बदल कर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि दूसरे गुंडे ने, जिसका नाम मंगलदास है, तुम्हें देखा हुआ है और वो जानता है कि तुमने ही बिहारी को कत्ल किया था। शेर खान के लिए बज़ाहिर ये कोई इतना संगीन मसला नहीं था, लेकिन ये वारदात उसके हक में ख़तरनाक साबित हो सकती थी। चुनाचे उसने मिर्जा साहब की तजवीज़ को कबूल करते हुए कहा, आप जिस तरह कहते हैं मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अम्बाले से मैं किसी लारी या ट्रेन में सवार ना हूँ, क्योंकि यहाँ इन जगहों पर पुलिस ज़रूर मौजूद होगी। मिर्जा साहब बोले, ये भी मैं जानता हूँ, तुम फिक्र न करो, तुम्हें बड़ी हिफाजत के साथ अम्बाले से निकाल दिया जाएगा। दिन का बाकी हिस्सा शेर खान ने उसी मकान में गुजारा। जब रात हो गई तो मिर्जा साहब ने शेर खान से कहा, शकील मियाँ, हमारे आदमियों ने हमें जो खबर दी है उसके मुताबिक इस कॉलोनी के बाहर भी पुलिस और CID मौजूद है। अहमद अली भी वहाँ मौजूद था। वो कहने लगा, मेरा ख्याल है शकील को साधु बनकर यहाँ से निकलना चाहिए, दूसरा कोई भी हुलिया मुनासिब नहीं रहेगा। मिर्जा साहब ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। शेर खान बोला, लेकिन साधुओं वाला लिबास और विग वगैरह कहाँ से आएगी? अहमद अली ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, सब इंतजाम हो जाएगा। मिर्जा साहब ने उसी वक्त एक खास आदमी को दौड़ा दिया। वो 1 घंटे के बाद एक गठरी बगल में दबाए वापस आया। इस गठरी में साधुओं वाला जर्द लंबा चोला, त्रिशूल और सर पर लगाने के लिए लंबे बालों की विग और माथे पर लगाने वाला तिलक की डिब्बी थी। आधी रात शुरू होते ही शेर खान ने अपना भेस तब्दील कर लिया। जर्द रंग का लंबा चोला पहन लिया, सर पर विग लगा ली, माथे पर तिलक लगा लिया, गले में मनकों की माला डाल ली और पूरा साधु बन गया। मिर्जा साहब और अहमद अली उसे देख रहे थे। अहमद अली ने कहा, मुझे यकीन है कि इस हुलिये में तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। मिर्जा साहब बोले, शकील मियाँ, तुम्हारी पतलून, कमीज और बूट वगैरह एक अलग गठरी में तुम्हारे साथ जो आदमी जाएगा उसके पास मौजूद होंगे। महफूज मकाम पर पहुंचने के बाद तुम साधुओं वाले कपड़े उतार कर अपने कपड़े पहन लोगे। इतने में वहां एक और आदमी आ गया। दुबला पतला सा था। उसने खद्दर का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और सर पर पुरानी गांधी कैप थी।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मिर्जा साहब ने शेर खान से कहा, ये आदमी तुम्हारे साथ जाएगा। फिर उन्होंने आने वाले आदमी से पूछा, शाहजी बाहर की क्या सूरत हाल है? वो खद्दरपोश आदमी बोला, मिर्जा जी, सूरत हाल यह है कि लुधियाना जालंधर की तरफ जीटी रोड पर पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही है। रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस के अलावा सीआईडी के आदमी फैले हुए हैं। अहमद अली भी कमरे में आ गया। उसने नौवारिद से पूछा, शाहजी तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? उस आदमी ने कहा, मेरी राय में शकील भाई को इन हालात में लुधियाने का रुख नहीं करना चाहिए। मिर्जा साहब ने पूछा, फिर क्या करना चाहिए? शाहजी बोले, मेरे ख्याल में उन्हें यहाँ से मीरठ या दिल्ली की तरफ निकल जाना चाहिए और वहाँ से बजरिया हवाई जहाज लुधियाना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अहमद अली ने कहा, लेकिन मीरठ या दिल्ली जाने के लिए भी उनका रेलवे स्टेशन पर जाना जरूरी है और वहाँ पुलिस मौजूद है। शाहजी कहने लगे, इसका हल मैंने ये सोचा है कि मैं उस वक्त रात के अंधेरे में उन्हें अपने गाँव ले जाऊंगा। वहाँ ये रात रहेंगे। दूसरे दिन मैं उन्हें यक्के में बिठाकर अंबाले से आगे दिल्ली की तरफ करतगढ़ के स्टेशन पर ले जाऊंगा। वहां दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी होती है। शकील भाई को मैं उसी में बिठा दूंगा। आगे उनकी मर्जी है, चाहे मीरठ उतर जाएं या सीधा दिल्ली चले जाएं। मिर्जा साहब ने शेर खान की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, शकील मियाँ, मेरे ख्याल में ये तजवीज़ बड़ी माकूल है और इन हालात में इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम मीरठ उतरने की बजाय सीधा दिल्ली की तरफ निकल जाओ। वो बड़ा शहर है, वहां से तुम्हें लुधियाने की फ्लाइट भी आसानी से मिल जाएगी। क्या ख्याल है? शेर खान किसी न किसी तरह वहां से निकलना चाहता था। कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। अहमद अली ने कहा, पैसों की तुम फिक्र न करना। फिर उसने जेब से एक लिफाफा निकाल कर शेर खान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस हकीर सी रकम को कबूल कर लो। हम तुम्हारी बहुत खिदमत करना चाहते थे मगर तुमने हमें मौका ही नहीं दिया। शेर खान ने कहा, मेरे पास पैसे हैं, आप तकलीफ न करें। अहमद अली बोला, शकील भाई, अगर तुमने इस छोटी सी रकम को कबूल न किया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे अपना बड़ा भाई समझकर ये लिफाफा अपने पास रख लो। शेर खान पैसे नहीं लेना चाहता था मगर इन लोगों ने जबरदस्ती उसके लंबे साधुओं वाले कुर्ते की जेब में लिफाफा डाल दिया। जो आदमी वहां आया था और जिसको सब लोग शाहजी कहकर बुलाते थे, उसने कहा, मेरा ख्याल है अब शकील भाई को मेरे साथ निकल चलना चाहिए। ये वक्त फरार होने के लिए बड़ा मुनासिब है। अहमद अली शेर खान को गले लगकर मिला। रज्जब अली भी दूसरे मकान से आ गया। उसने भी शेर खान को गले लगा लिया और कहने लगा, भाईजान, आपका शुक्रिया अदा करने के वास्ते हमारे पास अल्फाज नहीं। शेर खान ने कहा, ऐसी बात नहीं, मैंने जो कुछ किया एक मुसलमान होने के नाते किया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शेर खान ने सबसे हाथ मिलाया, खुदा हाफिज कहा और शाहजी के साथ साधुओं वाले हुलिये में त्रिशूल हाथ में पकड़े मिर्जा साहब के मकान से बाहर निकल आया। बाहर रात का अंधेरा छाया हुआ था। शाहजी शेर खान के कपड़ों की छोटी सी गठरी बगल में दबाए आगे आगे चल रहे थे। शेर खान उसके पीछे चल रहा था। अंबाले की उस मजाफाती कॉलोनी से निकलने के बाद अंधेरे में वो एक तरफ खेतों के साथ साथ चलने लगे। खेत काफी दूर तक चले गए थे। खेतों के आगे मैदान सा शुरू हो गया। एक कुत्ता भागता हुआ एक तरफ को भाग गया। शेर खान ने शाहजी से पूछा, आपका गांव यहाँ से कितनी दूर होगा? शाहजी ने कहा, 6-7 कोस के फासले पर है। आप थक तो नहीं जाएंगे? उस आदमी को क्या मालूम था कि शेर खान किस मिट्टी का बना हुआ है। वो तो उसे प्लास्टिक का कारोबार करने वाला एक आम दुकानदार ही समझ रहे थे। शेर खान ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा, मुझे पैदल चलने की बड़ी आदत है। शाहजी शेर खान को रात के अंधेरे में वीरान इलाकों में ले जा रहे थे। रात ढलना शुरू हो गई थी जब वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में किसी जगह रोशनी नहीं हो रही थी। गांव के बाहर एक तरफ छोटी सी कोठरी बनी हुई थी। कोठरी के बाहर दरख्त के नीचे एक घोड़ा बंधा हुआ था। पास ही एक जक्का अपने बमों के दोनों बांस ऊपर को उठाए खड़ा था। शाहजी शेर खान को उस कोठरी के पास ले आए और कहने लगे, हम दिल्ली निकलने से पहले पहले इस यक्के में बैठकर जहां से चल देंगे। आप 1-1.5 घंटा सो जाएं तो आप ताज़ा दम हो जाएंगे। मैं आपको आकर जगा दूंगा। शाहजी शेर खान को कोठरी के बाहर छोड़कर चले गए। कोठरी का आधा दरवाजा खुला था। शेर खान कोठरी के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था। शेर खान ने अंधेरे में टटोल कर देखा, एक चारपाई बिछी हुई थी। वो उस पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली और दिल में खुदा के हुजूर दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह पाक, मुझे खैर खैरियत से कश्मीर पहुंचा दे ताकि मैं अपने कश्मीरी मुजाहिदीन भाइयों के साथ शाना बशाना भारतीय फौज के खिलाफ जिहाद कर सकूं। शेर खान कोठरी में चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके जहन में हर किस्म के ख्याल आ रहे थे। रात गुजरती जा रही थी। कमांडो जाकूस ने अहमद अली और रज्जब अली के घर पर ही छोड़ दिया था। उन्होंने शेर खान को जो लिफाफा दिया था, शेर खान ने उसे भी खोल कर नहीं देखा था कि उसमें कितनी रकम है। घंटा सवा घंटा गुजर गया। उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। वो उठकर बैठ गया। फिर जल्दी से कोठरी के दरवाजे को जरा सा खोल कर बाहर देखा। तारों की धुंधली रोशनी में उसे कोई आदमी आता नजर आया, मगर ये आदमी शाहजी ही थे। उसने कोठरी में आकर शेर खान को आवाज दी, शकील भाई जाग रहे हो? शेर खान इस दौरान चारपाई पर जाकर बैठ गया।
कहने लगा, जाग रहा हूँ शाहजी, कब चलना है? शाहजी ने कहा, यक्का जोतने लगा हूँ, उसके बाद चल पड़ेंगे। यक्के के आगे घोड़े को जोतने में आधा घंटा लग गया। शेर खान कोठरी के बाहर आकर बैठ गया। जब यक्का तैयार हो गया तो दोनों उसमें सवार हुए और यक्का खेतों में एक तरफ चल पड़ा। उनकी मंजिल अंबाले से आगे मीरठ की जानिब करतगढ़ नाम का रेलवे स्टेशन था। कच्चे रास्ते पर आकर यक्के की रफ्तार शाहजी ने तेज कर दी। पौ फट रही थी जब दूर से करतगढ़ स्टेशन के सिग्नल की रोशनी नजर आने लगी। शाहजी ने कहा, घंटे डेढ़ घंटे के बाद अमृतसर से दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जहां आकर ठहरती है, तुम दिल्ली ही चले जाओ तो बेहतर है। शेर खान ने कहा, मैं भी दिल्ली जाने का ही सोच रहा हूँ। यक्का करतगढ़ स्टेशन के बाहर एक तरफ रुक गया। शाहजी कहने लगे, मैं टिकट लेकर अभी आता हूँ। शेर खान कहने लगा, मुझसे पैसे लेते जाएं। शाहजी बोले, मेरे पास हैं। अगरचे भारत में रेल में सफर करते हुए साधु सन्यासी लोग टिकट नहीं खरीदते और उन्हें बिना टिकट सफर करने की इजाजत होती है, इसके बावजूद शेर खान टिकट खरीद कर सफर करना चाहता था। वो खामखा किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहता था। शाहजी टिकट लेकर आ गए। उसे शेर खान के हवाले करते हुए कहा, खुदा हाफिज भाई, अपना ख्याल रखना, ये दिल्ली तक का टिकट है। शाहजी ने शेर खान से हाथ मिलाया, खुदा हाफिज कहा और यक्के को लेकर वापस चल पड़े। शेर खान स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गया। मामूली सा देहाती स्टेशन था। रात के सन्नाटे में प्लेटफॉर्म दूर तक खाली पड़ा था। शेर खान को ऐसे लगा जैसे इस स्टेशन पर कभी कोई गाड़ी नहीं आई, लेकिन आखिर रेलवे स्टेशन था और शाहजी के अलावा मिर्जा साहब ने भी कहा था कि दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जहां आकर थोड़ी देर ठहरती है। प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे अचानक शेर खान को ख्याल आ गया कि शाहजी अपने साथ उसके जो कपड़े गठरी में बांधकर साथ चले थे वो उन्हें देने याद नहीं रहे। शेर खान को भी उस अफरा तफरी में अपने कपड़ों का ख्याल नहीं आया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे साधुओं के बेस में ही अब दिल्ली तक सफर करना था। आसमान पर सुबह की सफेदी नमूदार होने शुरू हो गई। दूर से रेलगाड़ी की सीटी की आवाज आई। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर कोई दूसरा मुसाफिर नहीं था, सिर्फ शेर खान ही एक मुसाफिर था। सीटी की आवाज के साथ ही किसी जानिब से एक आदमी नमूदार हो गया। उसके हाथ में सुर्ख सब्ज रोशनी वाली लालटेन थी। कुछ देर के बाद एक पैसेंजर ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर ठहर गई। ट्रेन मुसाफिरों से भरी हुई थी। अक्सर मुसाफिर सो रहे थे। शेर खान एक डिब्बे में दाखिल होकर एक तरफ होकर बैठ गया। ट्रेन बमुश्किल 1 मिनट के लिए रुकी और चल पड़ी। दिन निकल आया था जब ट्रेन मीरठ पहुंची। शेर खान साधु के भेस में अपने डिब्बे में ही बैठा रहा। मीरठ के स्टेशन पर काफी रश था। रेलवे पुलिस के 2-4 सिपाही भी नजर आ रहे थे। एक तरफ मिलिट्री पुलिस के 2 जवान भी उसे दिखाई दिए। ट्रेन काफी देर रुकी रही। डिब्बे में और मुसाफिर दाखिल हो गए। डिब्बा मुसाफिरों से भर गया। ट्रेन खुदा खुदा करके चली तो शेर खान ने इत्मीनान का सांस लिया। अब आगे बड़ा स्टेशन दिल्ली ही था। ट्रेन हर छोटे स्टेशन पर रुक रही थी। दिन के 12 बज चुके थे जब शेर खान दिल्ली पहुंचा। स्टेशन से वो जल्दी से बाहर आ गया। उसने स्टेशन के बाहर आते ही एक खाली रिक्शा लिया और ड्राइवर से एक खास इलाके का नाम लेकर उस तरफ जाने को कहा। उस खास इलाके का नाम हम यहाँ नहीं बताएंगे। वहाँ उनकी तंजीम का एक खास आदमी रहता था। वो आदमी उसे घर पर ही मिल गया। शेर खान ने वहां पहुंचते ही पहला काम ये किया कि साधुओं वाला लिबास उतार कर मुंह हाथ धोया और पतलून शर्ट पहन ली। उसकी तंजीम के आदमी का असली नाम भी मसलहतन जहां नहीं लिखा जाएगा। उसका नाम आप खालिद समझ लें। दोनों मुजाहिदों ने खाना खाया। उसके बाद शेर खान कहने लगा, ये बताओ कि कश्मीर पहुंचने के लिए सबसे महफूज जरिया इन हालात में क्या हो सकता है? खालिद कहने लगा, शेर खान सबसे महफूज जरिया तो हवाई जहाज ही है। ट्रेन का सफर तो एक लंबा सफर है। दूसरा, रास्ते रास्ते में जगह जगह चेकिंग का खतरा है। मेरा मशवरा तो यही है कि तुम यहाँ से श्रीनगर की फ्लाइट में फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर सवार हो जाओ। फर्स्ट क्लास में तुम ज्यादा महफूज होगे। शेर खान को ये तजवीज़ बड़ी पसंद आई। दिल्ली से श्रीनगर तक फ्लाइट में सीट बुक करवाने के लिए उसे 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ा। इस दौरान वो अपने मुजाहिद साथी के मकान पर ही रहा। 1 हफ्ते के बाद उसे दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट में सीट मिल गई। ये फर्स्ट क्लास की सीट थी। शेर खान बगैर किसी परेशानी के श्रीनगर पहुंच गया। जहां से वो अपने साथी मुजाहिदों के ठिकाने पर आ गया। कमांडो अरसलान से बड़ी देर बाद मुलाकात हुई। दोनों पुराने कमांडो दोस्त बड़ी गर्मजोशी से मिले, एक दूसरे के हालात पूछे और नमकीन चाय की प्यालियां लेकर एक जगह बैठकर बातें करने लगे। शेर खान ने पूछा, मैं काफी दिनों तक कश्मीर के महाज से दूर रहा हूँ, लेकिन अखबारों में मुझे अपने मुजाहिदीन की सरगर्मियों का कुछ न कुछ हाल अहवाल मालूम हो जाता था। कमांडो अरसलान ने चाय का घूंट भरने के बाद कहा, शेर खान तुम बड़े सही वक्त पर आए हो। हमें इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। शेर खान ने पूछा, मालूम होता है कोई अहम मिशन है? अरसलान ने कहा, हाँ ऐसी ही बात है। तुम चाय पी लो, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। चाय पीने के बाद कमांडो अरसलान शेर खान को एक छोटी सी लकड़ी की दीवारों वाली कोठरी में ले आया, जहां एक चारपाई के अलावा 2-3 कुर्सियां और एक छोटी पुरानी मेज थी। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। खिड़की में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। खिड़की में से जंगल के दरख्त भी दिखाई दे रहे थे। यह मुजाहिदीन का खुफिया ठिकाना एक पहाड़ी जंगल में वाक़ था। कमांडो अरसलान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा,
हमें इत्तला मिली है कि पीर पंजाल के फौजी कैंप में असलहा और गोला बारूद की एक बहुत बड़ी खेप पहुंचा दी गई है, जिसके साथ भारत की महाराष्ट्र राइफल्स के 3 कर्नल और 2 ब्रिगेडियर भी कैंप में आ गए हैं। असलहे की इस भारी खेप में आग लगाने वाले खतरनाक रॉकेट भी भारी मिकदार में हैं, जो जाहिर है कश्मीरी मुसलमानों के मकानों को आग लगाकर तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हमने इस कैंप को उड़ाने का मंसूबा तैयार किया है। शेर खान ने कहा, मैंने पीर पंजाल का भारतीय फौजी कैंप देखा हुआ है।